हाय स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको शार्ट में RLVP कहा जाता है या फिर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यह एक अणु संख्या गुणधर्म है, अर्थात यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि किसी भी विलयन या किसी भी सॉल्यूशन को वह प्रॉपर्टी या वह गुण जो कि विलय की मात्रा या फिर उसकी संख्या पर निर्भर करे, अर्थात सॉल्यूट के अमाउंट या उसके नंबर पर निर्भर करे किसी भी विलयन का गुण, तब उसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यह जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, यह भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि यह भी विलय अर्थात सॉल्यूट की मात्रा या उनकी संख्या पर भी निर्भर करता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के साथ ही हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, क्योंकि यह जो कॉन्सेप्ट है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यह राउल्ट के नियम को रिलेट करता है, अर्थात इसी से राउल्ट के नियम की उत्पत्ति हुई है, जिसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू से आखिरी तक देखते जाइएगा लेक्चर, आपको हर स्टेप इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि वाष्प दाब या जिसको वेपर प्रेशर कहा जाता है, ये क्या है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा होगा कि वाष्प दाब अर्थात वाष्प का दाब, वाष्प अर्थात भाप बन रहा है जैसे पानी से, तो उनको हम बोलेंगे वाष्प। ठीक है, जैसे पानी को खौलाते हैं तो जो भाप बनाता है उसको वाष्प कर देते हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि मैं एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैं कोई द्रव डाल दिया, कोई भी द्रव हो सकता है, पानी या कोई भी दूसरा लिक्विड। अब जैसे ही इसको एक गर्मी मिलेगा, अर्थात ये 5 डिग्री सेल्सियस रहे, 10 डिग्री, 20 डिग्री, जो भी, क्योंकि सामान्य ताप पर भी कोई भी जो लिक्विड रहता है वो धीरे धीरे वेपर बनाता है, अर्थात भाप बनाता है, वाष्प बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारा कंटेनर है जिसमें मैंने द्रव रखा है, और इस कंटेनर को मैंने क्या कर दिया है, पूरा बंद कर दिया है। अब होगा क्या, जब एक थोड़ा ताप इसको मिलेगा या फिर अपने आप ही पड़ा रहेगा एक निश्चित ताप पर, निश्चित ताप का अर्थ है कि शुरू से आखिरी तक इसका ताप फिक्स रहेगा। जैसे 40 डिग्री है तो शुरू से आखिरी तक 40 डिग्री, 20 डिग्री टेम्परेचर है तो शुरू से आखिरी तक 20 डिग्री। और यदि ये रूम में पड़ा हुआ है किसी कमरे में, तो कमरे का हम ताप मान के चलते हैं 25 डिग्री रहेगा, तो 25 डिग्री में पड़ा रहेगा। इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ ये जो द्रव है यहाँ से भाप निकलना स्टार्ट करेगा ऊपर। अब भाप निकलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे भाप क्या होगा, धीरे धीरे इकट्ठा होते जाएगा, यहाँ से निकल के अब इकट्ठा होगा। तो ये भाप क्या करेगा, इसके सतह पे, जिस द्रव से वो निकला है, इसके सतह पे ये एक प्रकार से बल लगाना शुरू करेगा, अर्थात उसको नीचे दबाना शुरू करेगा। इसी को हम बोलेंगे वाष्प दाब। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो वाष्प निकल रहा है, इसके द्वारा इस सतह पर, अर्थात ये द्रव है, इसके सतह पर क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। और दाब किसको बोलते हैं, एक निश्चित क्षेत्र पे लगाया गया बल, तो उसको दाब कहा जाता है। तो इसके द्वारा एक प्रकार से इस पर दाब लगाया जा रहा है वाष्प के द्वारा। अब ये किस कंडीशन पे दाब लगा रहा है, तो इसका कंडीशन ये है कि जितना अणु वाष्प में बदल गया है, अर्थात द्रव से, उतना ही अणु उसी टाइम पे वाष्प से द्रव में भी बदले। कहने का अर्थ है कि द्रव जब भाप बन रहा था इस तरीके से, तो उसी टाइम पे जो वाष्प है वो द्रव भी बनना शुरू हो जाए, अर्थात इन दोनों में साम्य अवस्था स्थापित हो जाए, समानता आ जाए। अर्थात जितने कण हवा में उड़ रहे हैं उतने कण यहाँ से उड़ के नीचे जल भी बनाना शुरू कर दे। जल बनाना अर्थात इसका संघनन या कंडेंसेशन की प्रक्रिया भी हो, और वाष्प बनाना अर्थात वाष्पीकरण या इवेपोरेशन की भी प्रक्रिया हो, जिसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। वाष्पीकरण का दर और संघनन का दर बराबर रहे, और ताप क्या रहे, ताप रहे निश्चित। तो एक निश्चित ताप पर कोई भी द्रव का वाष्प के रूप में बदलना और वाष्प के द्वारा ही उस द्रव के सतह पर दाब लगाना क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। जबकि स्थिति क्या हो, स्थिति रहे साम्य अवस्था के, अर्थात ये वाला स्थिति। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब ये जो वाष्प दाब है, जिसको मैं ये ब्लैक कलर से दिखाया हूँ कि इसके द्वारा नीचे सतह पे दाब लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा, तो ये जो हमारा वेपर प्रेशर होता है, वाष्प दाब, ये निर्भर करता है सीधा ताप पे, अर्थात बाकी दूसरे फैक्टर इसको कोई इफेक्ट नहीं करते, स्पेशली ये ताप पर ही निर्भर करते हैं। ये विलय की मात्रा पर भी निर्भर करता है, जिसको हम और आगे पढ़ेंगे। लेकिन विलय का हमारा अलग अलग कंडीशन रहेगा, भाप बनाने वाला विलय या फिर भाप ना बनाने वाला विलय, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ आप यहाँ पे ये जाने कि जो वेपर प्रेशर है ताप के समानुपाती होता है। कहने का अर्थ है कि मैं जैसे जैसे ताप को बढ़ाते जाऊँगा, जो हमारा वाष्प दाब है वो भी बढ़ते जाएगा। अब सामान्य से बात है कि मैं एक बर्तन लूँ, बर्तन में पानी को डालूँ और उसको गर्म करना शुरू करूँ, तो जैसे जैसे मैं बर्नर का लौ बढ़ाते जाऊँगा तो क्या होगा, लौ तेज़ी से जलेगा और ताप ज़्यादा मिलने लगेगा, पानी जल्दी जल्दी भाप बन के उड़ने लगेगा, और उतना ही जल्दी क्या होगा, मैं ढक्कन को ढक दूँ तो फिर बूंद बना के नीचे गिरना भी शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका अर्थ यही है सीधा सा, ताप बढ़ा देंगे जब भी, तो वेपर प्रेशर का मान हमेशा बढ़ जाएगा। ताप कम, वेपर प्रेशर कम, अर्थात कम ताप पर ये सामान्य अवस्था पे चलते रहेंगे। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा वाष्प दाब का। अब समझते हैं वाष्प दाब में अवनमन। उसको समझने के बाद ही हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको हम अणु संख्या गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं, और इसी के अंतर्गत हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, ये समझ पाएंगे। तो देखिए, वाष्प दाब में अवनमन को समझने से पहले हम जानते हैं कि जो हमारा विलयन रहता है, अर्थात सॉल्यूशन, विलयन हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा होता है विलेय अर्थात सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है, विलायक अर्थात सॉल्वेंट। और विलायक में हम जनरली पानी या कोई भी द्रव को लेते हैं। तो जो विलायक होता है वो वाष्पशील नेचर का होता है। वाष्पशील अर्थात ये हवा में भाप बनाने वाला नेचर का। वाष्पशील को वोलेटाइल कहा जाता है अंग्रेजी में।
ठीक है। वोलेटाइल का अर्थ है कि ये जैसे पानी है तो पानी को मैं गर्म करूँगा तो भाप बना बना के उड़ेगा, या फिर पेट्रोल हो गया, ईथर हो गया, ये सब चीज़ें हवा में धीरे धीरे उड़ने लगती हैं और वाष्प बनाती हैं, तो इनको हम बोलते हैं वोलेटाइल या वाष्पशील। अब मैं विलेय की बात करूँ तो हमारे पास दो कैटेगरी के विलेय होते हैं। पहला कैटेगरी होता है अवाष्पशील। अवाष्पशील, अब चूंकि वाष्पशील क्या है, वोलेटाइल है, तो अवाष्पशील को हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल। अवाष्पशील का अर्थ है कि इसको मैं किसी द्रव में डालूं और गर्म करूं तो गर्म करने के बाद भी इससे मेरे को भाप नहीं मिलेगा। जैसे मान लो मैं नमक लिया और नमक को पानी में घोल दिया, तो पानी क्या है कि विलायक है, और विलायक जनरली क्या होता है, वाष्पशील होता है। तो पानी को मैं गर्म करूंगा तो भाप बना के उड़ेगा, लेकिन पानी में मैं नमक को घोल दिया तो एक समय ऐसे आएगा कि नमक रह जाएगा नीचे में और पानी पूरा उड़ के उड़ जाएगा भाप के रूप में। तो इस तरीके से जो नमक है वो कोई भी वाष्प नहीं बनाता, इसलिए वो वाष्प का दाब भी नहीं बनाएगा, क्योंकि उससे वाष्प ही नहीं निकल रहा है तो दाब कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है अवाष्पशील आपने समझ लिया होगा, अर्थात जो वाष्प ना बनाए, वेपर ना बनाए, उस टाइप का जो हमारा सॉल्यूट है या विलेय है उसको हम बोल रहे हैं नॉन वोलेटाइल या अवाष्पशील। और दूसरा हमारा होता है विलेय वाष्पशील नेचर का, वाष्पशील। और वाष्पशील नेचर को हम बोलते हैं वोलेटाइल। और वाष्पशील नेचर का विलेय का अर्थ है कि जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, या फिर थिनल हो गया जो कि नेल पेंट में उपयोग करते हैं, ये सब वाष्पशील प्रकृति के होते हैं। इसको हम खुले में रख देंगे या कहीं भी तो हवा में बन के धीरे धीरे उड़ जाएंगे। या फिर सैनिटाइजर हो गए, ये सब इसी वाष्पशील कैटेगरी में आते हैं। अवाष्पशील मतलब जिसको मैं द्रव में घोलूँ और घोलने के बाद इसको यदि गर्म करना शुरू करूँ तो गर्म करने के बाद जो पदार्थ है हमारा विलेय है उसका मुझे वाष्प ना मिले, भाप ना मिले। तो नमक और पानी का उदाहरण जैसे मैं दिया कि पानी में यदि मैं नमक घोलूँ और उसको गर्म करना शुरू करूँ तो सिर्फ मुझे वहाँ पे पानी का वाष्प मिलेगा, नमक का वाष्प नहीं मिलेगा, क्योंकि नमक वहाँ अवाष्पशील है। तो उम्मीद है समझ रहे होंगे आप अवाष्पशील। अब इसमें से जो हमारा अवाष्पशील नेचर का सॉल्यूट है, यही राउल्ट के नियम में उपयोग होगा। मैक्सिमम पूरा यूनिट में, इसके आगे का जो यूनिट है उसमें हम हर जगह अवाष्पशील विलेय ही उपयोग करेंगे। वाष्पशील विलेय मैं सिर्फ एक जगह पढ़ाऊंगा राउल्ट के नियम में कंडीशन के साथ। ठीक है, बाकी हम पूरे यूनिट में मतलब इस लेक्चर के बाद हम पूरे यूनिट में अब अवाष्पशील विलेय या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पढ़ेंगे, अर्थात एक ऐसा विलेय जिसका वाष्प बनता ही नहीं है, मतलब वो विलयन में सिर्फ नाम का रहेगा, पूरा वाष्प किसका बनने वाला है, विलायक का। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ। अर्थात मैं जैसे कंटेनर ले लिया, इसमें मैं डाल दिया सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हम जानते हैं भाप बनाएगा, और मैं इसमें कोई डाल दिया सॉल्यूट इस तरीके से, जिसको ब्लैक से दिखा रहा हूँ। अब जो वाष्प बनेगा वो सिर्फ इस विलायक का बनेगा, इसका नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये जो ब्लैक वाला है इसको लिया है अवाष्पशील। अर्थात जो हमारा विलयन रहेगा उसका वाष्प मुख्य रूप से किसका वाष्प रहेगा, देखिए सॉल्वेंट, देखिए हमने क्या लिया, सॉल्वेंट ले लिया अर्थात विलायक, और ये साथ में ले लिया विलेय, तो दोनों मिलकर बना लिया विलयन। तो एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पे जो विलयन है इसमें तो हमने क्या ले लिया, विलेय प्लस विलायक। तो जो विलेय है इसका वाष्प निकल ही नहीं रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, विलयन का वाष्प मतलब विलायक का ही वाष्प है। ठीक, इस स्थिति में तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब हम समझते हैं वाष्प दाब में अवनमन क्या कहलाता है। वाष्प दाब से संबंधित क्वेश्चन सीधे ऐसे पूछे जाते हैं वाष्प दाब के डेफिनेशन के रूप में, उसको प्रभावित करने वाले कारक के रूप में। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वाष्प दाब में अवनमन, ये भी डेफिनेशन के रूप में पूछा जाता है। फिर आगे जब हम और पढ़ेंगे फिर डेरिवेशन वाला क्वेश्चन कराऊंगा। अर्थात आज के लेक्चर में 3 से 4 जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर बनने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का अर्थ होता है लोअरिंग और लोअर का अर्थ होता है कम होना, अर्थात वाष्प दाब में कमी। अब किसके वाष्प दाब में कमी, तो इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मैंने 2 कंटेनर लिया है, एक कंटेनर में जो कि मैं यहाँ पे रखा हूँ, यहाँ पे मैंने ले रखा है शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। अब शुद्ध विलायक किसको बोल रहे हैं, शुद्ध विलायक अर्थात जो प्योर रूप में है, प्योर मतलब उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है 1% भी, मतलब जिसमें से जिसको मैं खुले में रख दूंगा या हल्का भी गर्मी दूंगा तो सब के सब पूरे भाप बनाने वाले हैं, अर्थात वाष्प बनाने वाले हैं। तो इस टाइप का जो विलायक है उसको हम बोलेंगे शुद्ध विलायक। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। तो चूंकि यह एक विलायक है तो विलायक के लिए मैं ए उपयोग करूँगा शब्द, और साथ में हम यहाँ प्रेशर ले रहे हैं क्योंकि मैं प्रेशर का तुलना कर रहा हूँ यहाँ पे, कौन सा प्रेशर ज़्यादा बनाएगा और कौन सा कम बनाएगा। देखिए वाष्प दाब में अवनमन अर्थात दोनों में से किसी एक के वाष्प में कमी होने वाली है वाष्प दाब में, और वाष्प दाब हम यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक जो विलायक है इसको मैं ए ले रहा हूँ, और साथ में चूंकि इसका प्रेशर है तो मैं इसको ले रहा हूँ PA, और चूंकि ये हम शुद्ध विलायक ले रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर में मैं P0 लगा देता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। यही किसी बुक में या NCERT की बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक, हम ये वाला फॉलो करेंगे जो कि मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैक्सिमम बुक में मिल जाएगा आपको, NCERT की बुक में ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, और इसके यहाँ नीचे में 1 लिखा हुआ भी मिलेगा इस तरीके से 1, या फिर ऐसा सिर्फ P0। 1 इसलिए क्योंकि ये विलायक के लिए है, ठीक है, या फिर
यही ऐसा भी है। मतलब ये 3 तरीके से दिखा सकते हैं। हम यहाँ से सिर्फ एक तरीका उपयोग करेंगे, ये वाला। तो अलग अलग पब्लिकेशन के बुक के हिसाब से वेरी कर सकता है। तो ये हो गया हमारा शुद्ध विलायक। इसमें होता क्या है, मैं इस कंटेनर में लिया शुद्ध विलायक और इसको मैं कंटेनर को कर दिया बंद। अब ये हमारा शुद्ध विलायक है। अब होगा क्या, एक निश्चित समय के बाद ये जो विलायक है ये पूरा वाष्प में बदल जाएगा, अर्थात ये पूरा एरिया भाप या वाष्प के रूप में भर जाएगा। ये वाष्प इसका किसका, शुद्ध विलायक का। और यही वाष्प इसके ऊपर लगाएगा दाब, तो उसको मैं बोलूँगा वाष्प दाब। तो ये जो PA है ये क्या दिखा रहा है हमको, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। यहाँ कुल मिला के मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जितने हैं यहाँ से ये सब वाष्प के रूप में बनना स्टार्ट होंगे और ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे ढेर सारे, और वो सब वाष्प दाब लगाएंगे। ये तो शुद्ध विलायक का है। अब दूसरा हमने लिया है विलयन के लिए। ये हमारा एक विलयन है, सॉल्यूशन। ठीक, अब ये हमारा विलयन है और इस विलयन में मैंने क्या किया है, इस विलयन में मैं विलेय का कण भी लगा दिया हूँ, अर्थात विलेय भी मिला दिया हूँ, तभी तो विलयन बनेगा ना। ठीक है, जो नीले रंग से दिखा रहे हैं वो क्या है, ये एक विलायक है, जो कि यहाँ था वैसे ही वहाँ भी एक विलायक है। तो ये नीला रंग वाला हो गया विलायक अर्थात सॉल्वेंट। अब ये जो रेड कलर वाले हो गए ये क्या है, ये है विलेय, इसको बोलते हैं सॉल्यूट। लेकिन ये कौन से प्रकृति के हैं, विलेय है हमारे अवाष्पशील, अवाष्पशील। ठीक, कंडीशन याद रखना है आपको, सॉल्यूट हम अवाष्पशील ले रहे हैं। देखिए हमारे पास 2 सॉल्यूट थे ना, एक वाष्पशील दूसरा अवाष्पशील। अवाष्पशील मतलब जो वाष्प नहीं बनाएगा उसको हम बोलेंगे अवाष्पशील, और जो वाष्प बनाएगा उसको बोलेंगे वाष्पशील। अर्थात ये उड़ने वाला रहेगा, जैसे जो थिनर रहता है या फिर एल्कोहल है या स्पिरिट है, ये सब उड़ जाते हैं, तो उस नेचर का ये ना उड़ने वाला, जैसे नमक को पानी में घोलो तो नमक नहीं उड़ता, तो उस टाइप के नेचर का ये है। ठीक है, तो हमने विलयन लिया और विलयन में हमने क्या रखा है, विलेय रखा है अवाष्पशील विलेय, और विलायक रखा है। विलायक कौन से नेचर का है, विलायक हमारा वाष्पशील नेचर का है। ये देखिए वाष्पशील नेचर का। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अब इसमें होगा क्या कि चूंकि हमने यहाँ पे अवाष्पशील विलेय मिला रखा है, तो यहाँ हमको जो वेपर प्रेशर मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे वेपर प्रेशर बहुत कम है। अब इसका कारण ये है कि हमने इसमें क्या मिला रखा है, विलेय। तो विलेय क्या करेगा, ये जो सतह रहता है अपना द्रव का, इस सतह के को ब्लॉक करने का काम करता है, और बीच बीच में जो ये खाली जगह रहता है, इन खाली जगह से जो विलायक अर्थात सॉल्वेंट है उसके कण वाष्प के रूप में बदल जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब हम विलयन लेते हैं तो इसका जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन के लिए को हम बोलते हैं सॉल्यूशन, और इसका जो वाष्प दाब है इसको मैं इस तरीके से PS लिख सकता हूँ। S मतलब सॉल्यूशन और P का अर्थ होता है प्रेशर, किसका, विलयन का प्रेशर या विलयन का वाष्प दाब। जैसे ये PA0 था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, A विलायक था और P मतलब दाब, लेकिन हमने शुद्ध लिया है इसलिए PA0। शुद्ध मतलब सब के सब भाप में बनने वाले हैं, मतलब इसमें मैंने जब कुछ नहीं मिलाया है तब को मैं बोल रहा हूँ शुद्ध, और जब मैं इसमें मिला दे रहा हूँ तब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ विलायक और विलेय। मतलब दोनों को विलयन जब बन गया तब इसी शुद्ध विलायक को मैं विलायक बोल रहा हूँ और विलेय बोल रहा हूँ। तो जब अकेले था तो सब उड़ रहे थे, लेकिन अब और हो गए तो क्या हुआ, ये सब रुकावट पैदा कर देता है, कौन, विलेय के कारण, जिसके कारण क्या होगा, जो ये हमारा सॉल्यूशन का वाष्प दाब रहेगा, ये वाष्प, अब ये सॉल्यूशन है इसका वाष्प दाब किसका रहेगा, विलेय प्लस विलायक। लेकिन जो विलेय है वो क्या, कौन से नेचर का है, वो तो अवाष्पशील नेचर का है, अर्थात इसका वाष्प दाब हमको मिलेगा नहीं, सिर्फ किसका मिलेगा, विलायक। और विलायक को मैं किससे दिखाऊंगा, इससे। सर अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, जो विलयन रहेगा और एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय अवाष्पशील है, उसमें सिर्फ विलायक का मेरे को वाष्प दाब मिलेगा। ठीक है, और विलायक का वाष्प दाब PA, अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, जो विलयन का वाष्प दाब है वही यहाँ पे विलायक का वाष्प दाब है। अर्थात किसी बुक में PS की जगह PA लिखा हुआ मिलेगा, हम यहाँ पे जो PA है इसको लेंगे। ये PA क्या है यहाँ पे, ये है विलयन में विलायक का वाष्प दाब। ठीक, ये स्पष्ट है ना, PA सिर्फ विलायक का वाष्प दाब नहीं है अकेले, ये विलयन के अंदर विलायक है उसका वाष्प दाब है। या फिर इसको हम ऐसा लिखेंगे PS, तो इसका अर्थ हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब। ठीक, तो या तो PS शब्द उपयोग करें या फिर PA, हम पूरे लेसन में PA उपयोग करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब इससे हमको क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि यहाँ पे वाष्प दाब अधिक बनेगा, वाष्प दाब अधिक बनता है। क्यों अधिक बनता है, इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जो शुद्ध विलायक रहता है उसका वाष्प दाब
ये जो विलयन है उसकी अपेक्षा अधिक बनता है, क्यों करके? तो इसका कारण यह है कि जो शुद्ध विलायक रहता है इसका वाष्प दाब अधिक बनने के कारण इसमें पूरा शुद्ध विलायक ही है और पूरा सतह खुला रहता है, सभी के सभी वाष्प बना लेते हैं, इसलिए इसका वाष्प दाब अधिक बनता है। इसका वाष्प दाब किसका, विलयन का, ये कम बनेगा, वाष्प दाब कम। कारण क्या है? सतह का क्षेत्र कम है। क्यों? क्योंकि ये जो रेड कलर है विलेय, ये तो वाष्प बना नहीं रहे लेकिन ये इनको रोकने का काम कर रहा है, जो नीले वाले हैं उनको, इसलिए जो विलायक है उसको जितना बनाना चाहिए उससे भी वो कम ही बना पा रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें मिक्स हो गई ना, विलेय और विलायक, और यहाँ पे सिर्फ विलायक था इसलिए सब के सब उड़ रहे थे, और यहाँ विलेय हमने मिक्स कर दिया अवाष्पशील, इसलिए ये नहीं उड़ रहा है, सिर्फ यही उड़ रहा है, अर्थात ये ऊपर। ठीक है, ये सब जो गैप है इनसे, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, वाष्प दाब यहाँ पे कम बनेगा। किसमें? विलयन के केस में। क्यों बनेगा समझ गए होंगे आप कारण। और ये जो यहाँ पे मैं लिखा था इसका हमको नहीं मिलेगा, वो तो आप जानते ही हैं। वाष्प दाब यहाँ पे कम अब क्यों मिलेगा? क्योंकि सतह कम है। सतह मतलब ये जो द्रव का सतह है वो कम उपलब्ध है, सतह का क्षेत्र कम है, सतह क्षेत्र कम। इस तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो हमारा ये PA0 है इसका वाष्प दाब हमेशा PA से अधिक मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। PA0 अर्थात शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर अर्थात वाष्प दाब, और PA का अर्थ है कि विलायक का वाष्प दाब, लेकिन किसमें? विलयन में। मतलब मैं बोल सकता हूँ इसी को, ये विलयन का भी वाष्प दाब ही है। क्यों? क्योंकि इस विलयन में हमने विलेय लिया है अवाष्पशील नेचर का। हम जानते हैं विलयन जो रहता है विलेय और विलायक के को मिलकर बना होता है, लेकिन विलेय हम यहाँ क्या ले रहे हैं? अवाष्पशील नेचर का, इसलिए विलेय का वाष्प दाब तो मिलेगा नहीं मेरे को, सिर्फ विलायक का ही मिलेगा। ये वाष्प बना ही नहीं रहा है इसलिए नहीं मिलेगा, तो इसका मिलेगा, अर्थात वही विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा, इसलिए इक्वल। और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा, इसको कैसे आपको करना है। यही किसी बुक में PS की जगह ये सिर्फ P भी लिखा हुआ मिलता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पब्लिकेशन के हिसाब से इनके नोटेशन थोड़े से बदल जाते हैं, कंसेप्ट वही रहता है। मैक्सिमम बुक में आपको ये जो मैं नोटेशन उपयोग कर रहा हूँ ये वाला और यही देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक का कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। इनको पहले नोट करिए, फिर इसको हम और आगे समझते हैं कि इसका अधिक होता है और इसका कम होता है। अब दोनों में से चूँकि इसमें तो कमी हुई और कितनी कमी हो गई ये हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। नोट करिए पहले जल्दी से। अभी तक हमने क्या देखा कि इस जो शुद्ध विलायक है इसका वेपर प्रेशर व वाष्प दाब अधिक मिलता है किसकी अपेक्षा? विलयन की अपेक्षा। तो जो विलयन है, चूंकि विलयन में हमने क्या मिलाया है? अवाष्पशील विलेय, इसलिए यहाँ सिर्फ विलायक का वेपर प्रेशर मिलेगा, वाष्प दाब मिलेगा। यही चीज़ मैं यहाँ लिख रखा हूँ कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय, अर्थात इसी में हम अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, तो जो हमको विलयन मिलता है ये इसका वाष्प दाब इसकी अपेक्षा कम हो जाता है। कम क्यों होता है? क्योंकि जो हम अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं ये रुकावट पैदा कर रहा है, सतह से पूरा इनको पार होने नहीं देता और बहुत सतह को घेर लेता है, अर्थात ये वाष्प बनाता नहीं है। इसका जो कम होता है इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ठीक, जो कि मैं यहाँ डेफिनेशन के रूप में भी लिख दिया हूँ और इस तरीके से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए कितना कम हुआ, इसको यदि मेरे को चेक करना है इन दोनों में, अर्थात जो PA0 है ये PA0 इसकी अपेक्षा जो PA है अर्थात विलयन का वाष्प दाब है, जिसको PS से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एस का अर्थ वहाँ पे सॉल्यूशन है, उसके साथ यदि मेरे को चेक करना है कि कितना कम मिला है वहाँ पे वाष्प दाब, तो मैं क्या कर सकता हूँ? PA0 माइनस PA कर सकता हूँ। ये जो PA0 माइनस PA करते हैं इसको कहा जाता है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, ये वाष्प दाब में अवनमन का सूत्र है। अब इसी को चूंकि PA0 माइनस P है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना डेल P अर्थात वाष्प दाब में कितना परिवर्तन हुआ। क्लियर है? अब किसकी अपेक्षा कमी हुई है? किसके वाष्प दाब में अवनमन है? ये विलयन का वाष्प दाब में अवनमन है, विलयन के वाष्प दाब में कमी हो गई है। तो किसकी अपेक्षा कमी हुई? शुद्ध विलायक। अब मैं तुलनात्मक रूप से ले रहा हूँ, अर्थात इस शुद्ध विलायक के साथ तुलना कर रहा हूँ कि विलयन का वाष्प दाब कितना कम हुआ। कहने का अर्थ है कि जो PA0 है माइनस PA, इसके नीचे मैं इस तरीके से लिख दूँ PA0, तब हम इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक मतलब तुलना कर रहे हैं, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन अर्थात कमी। अब आपेक्षिक अवनमन अर्थात ये देखिए शुद्ध विलायक की तुलना में जो विलयन है उसका वाष्प दाब कम हुआ है। यहाँ पे याद रखिएगा जो PA है यहाँ विलायक का वाष्प दाब है, लेकिन विलयन में ये सिर्फ विलायक का वाष्प दाब नहीं है, तो याद रखेंगे ये जरूर विलायक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मैं यहाँ से क्लियर कर रखा हूँ। या फिर इसकी जगह आप PS लिखेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं PA को ले रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको बुक की वजह से। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, कहने का अर्थ है कि शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन के वाष्प दाब
विलयन के वाष्प दाब में कमी, जिसको हम और क्या कर रहे हैं, कमी अर्थात अवनमन, ये को RLVP भी बोल सकते हैं ना, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, इसी को RLVP भी कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। और ये इसका सूत्र है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का, अर्थात मैं सिर्फ इसको वाष्प दाब में अवनमन बोलूँगा, लेकिन ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन यही अणु संख्यक गुणधर्म है, ये नहीं है ऊपर वाला, ठीक है। ये नीचे वाला जो लिखा हूँ ये अणु संख्यक गुणधर्म है। अब अभी तक हमने ये देखा है कि जो Pa0 है ये Pa से अधिक होता है। अब ये जो संबंध है, अर्थात हमने जितना ये पढ़ा वाष्प दाब में अवनमन, अर्थात इसका वाष्प दाब अधिक, इसका वाष्प दाब कम, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको राउट ने दिया है, राउट ने बताया था इसको, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद राउट का नियम। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, और ये कॉन्सेप्ट भी समझ लिया होगा वाष्प दाब में अपेक्षिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये शुद्ध विलायक के साथ तुलना कर रहा हूँ, विलयन का कितना वाष्प दाब कम हुआ, ठीक। इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं नोटेशन के रूप में, ये P0 और इसको PS, ये किसी बुक में देखने को मिलेगा। एस यहाँ क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और ये क्या है, ये है विलयन में विलायक का वाष्प दाब, विलयन में विलायक का वाष्प दाब। कहने का अर्थ है इसको सिर्फ आप विलायक का वाष्प दाब लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, ठीक है। विलयन में जो विलायक है उसका वाष्प दाब, और ये है विलयन का, क्योंकि एस लिखा हूँ, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब भी किसका है वास्तव में, देखिए विलय का तो मिलता नहीं है, तो विलायक का ही है वो, तो इसको विलयन का वाष्प दाब, दोनों एक ही चीज़ है, हम इसको प्रीफर कर रहे हैं तो इसके पे आगे बढ़ेंगे। ये राउट ने दिया था, अब हम पढ़ेंगे राउट का नियम या राउट का कॉन्सेप्ट। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो ये Pa0 माइनस Pa है, इसको हम क्या मान रहे हैं, अंतर मान रहे हैं वाष्प दाब में, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल P बाई Pa0, ऐसा भी लिख सकते हैं। डेल P अर्थात यहाँ से उठा लिया और Pa0 यही, अर्थात यही हमको इस तरीके से, फिर इसको भी यही बोलेंगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्योंकि वही सूत्र को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। ये Pa0 रहेगा तभी हम बोलेंगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। मान लो इस Pa को इसके नीचे रख दिया, अर्थात ये 0 को हटा के सिर्फ Pa कर दिए, तो गलत हो जाएगा, फिर वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होगा। तो याद रखना है आपको सूत्र को, फार्मूले बहुत काम आने वाला है, इनको नोट करिए। अब चूंकि ये कॉन्सेप्ट को राउट ने बताया था ऐसा होता है करके, जिसको हम पढ़ रहे थे, अब राउट का नियम पढ़ते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है इसके आधार पर, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो हमारा शुद्ध विलायक अर्थात Pa0 है, उसका वाष्प दाब हमेशा विलयन के वाष्प दाब से क्या होता था, अधिक होता था। कारण ये था कि शुद्ध विलायक में कोई दूसरे विलय के कण नहीं रहते थे, और जो विलयन रहता था उसमें विलय के कण रहते थे, और कौन से विलय, अवाष्पशील अर्थात नॉन वोलेटाइल टाइप के, जो कि भाप या वाष्प नहीं बनाते, इसलिए वहाँ पे जो विलयन का वाष्प दाब था वही वास्तव में उसके विलायक का वाष्प दाब था, अर्थात किसी विलयन में उपस्थित विलायक का। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसको दिया था राउट ने। अब राउट का नियम पढ़ते हैं कि वास्तव में क्या है। तो राउट के नियम में हम दो स्थिति पढ़ते हैं, जो पहला केस है या पहला स्थिति है यही बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में पूछा जाता है। अब वहाँ पे सीधा राउट का नियम क्या है करके पूछता है, तो इसी को आपको लिखना है और इन्हीं का डेरिवेशन आपको लिखना है। केस सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केस सेकंड का ग्राफ इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट ठोस द्रव विलयन। ठोस द्रव विलयन का अर्थ है कि जो हमारा ठोस है ये विलेय है और जो द्रव है वो हमारा क्या है, विलायक है। बी को हम विलेय के लिए रिप्रेजेंट करते थे और ए को किसके लिए, विलायक, या इसको हम एक भी बोलते थे और बी वाले को दो, ठीक। तो अब ये जो हमारा ठोस है इसका नेचर क्या है, ये इसका नेचर है अवाष्पशील। अवाष्पशील अर्थात इसको पानी में घोलूंगा, ये घुलेगा जरूर लेकिन वाष्प नहीं बनाने वाला है। और जो द्रव है हमारा ये है कौन सा, वाष्पशील नेचर का, वाष्पशील। अब इनको लेके हमको एक विलयन मिला हुआ है, अब हम उसी विलयन के लिए डिफाइन कर रहे हैं राउट का नियम, ठीक। तो केस फर्स्ट में राउट के नियम को हम इस दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। राउट का नियम मुख्य रूप से जो वाष्पशील घटक होता है या कंपोनेंट होता है किसका, किसी भी विलयन का, विलयन का वाष्पशील घटक का अर्थ होता है कि विलयन में यदि मैं विलेय भी वाष्पशील मिलाता हूँ तो भी उसका वेपर प्रेशर या वाष्प दाब बनेगा, और यदि मैं विलायक वाष्पशील मिलाता हूँ तो भी उसका वेपर प्रेशर बनेगा। यदि मैं विलयन में अवाष्पशील मिलाऊं तो उसका वेपर प्रेशर या वाष्प दाब नहीं बनेगा। इसको पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। किसी निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब, जिसको हम Pa से रिप्रेजेंट करते थे, और मैं बताया था Pa क्या है, हमने शुरुआत में देखा हुआ था कि एक कंटेनर लिया था जो विलयन था जिसमें हमने Pa विलायक को माना था, लेकिन वहाँ पे विलेय कौन सा था, अवाष्पशील नेचर का, इसलिए लिखा हूँ अवाष्पशील विलेय घुला हुआ था, इसलिए जो वाष्प दाब था कुल उसी को हम विलयन में विलायक का वाष्प दाब बोलते थे या फिर उसी को विलयन का वाष्प दाब। तो वही चीज़ है PS विलयन का वाष्प दाब
उस विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज, अर्थात जो विलयन का वाष्प दाब रहता था वही किसका वाष्प दाब था, वास्तव में वो विलायक का ही वाष्प दाब था, क्योंकि विलय तो होता नहीं था। तो जो विलायक रहेगा उसी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि ये जैसे मैं मान लो कंटेनर लिया, इसके अंदर मैं डाल दिया लिक्विड अर्थात विलायक डाल दिया। अब विलायक क्या है, हमेशा उड़ने वाला है, द्रव विलायक क्या है, हमेशा उड़ने वाला है वाष्प बना के, और इसके अंदर मैं डाल दिया हूँ ये हमारा क्या है, विलय। अब ये कौन सा है, अवाष्पशील, अवाष्पशील। और इस तरीके से अवाष्पशील विलय है ये हमारा, और ये विलायक, ये टोटल हमारा बन गया विलयन। ठीक है, अब हम जानते हैं विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम बनता था। क्यों? क्योंकि विलय तो अवाष्पशील है, ये उड़ेगा ही नहीं। वाष्प तो वाष्प किसका बनेगा, इस विलायक का। तो वाष्प हमको सिर्फ इस विलायक का मिलेगा, और वो भी कितना मिलेगा, कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस सतह पर जो अवाष्पशील विलय हैं वो इकट्ठे हो जाते थे, इसलिए उसको सतह उपलब्ध नहीं कराते थे उड़ने के लिए, इसलिए उसको सतह उपलब्ध नहीं कराते थे इकट्ठा होने के लिए। ये है वाष्प किसका, विलायक का। अब चूंकि जो विलयन है हमारा, इसमें हमने क्या रखा है, अवाष्पशील विलय, अर्थात इसका तो वाष्प हमको मिलेगा नहीं। वाष्प किसका मिलेगा हमको, इस विलायक का। और विलायक को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, ए से। चूंकि वाष्प मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा किससे, पी ए से। अब मैं विलयन का वाष्प देखूँ तो विलयन पी एस, विलयन का वाष्प दाब, एस मतलब सॉल्यूशन, बराबर। देखिए यदि विलय का रहता तो मैं लिखता क्या, पी बी लिखता, विलय का वाष्प दाब प्लस विलायक का वाष्प दाब। ये विलायक है ना, लेकिन हमने जो विलय है उसको क्या नेचर का ले रखा है, ये इसका पी बी रहता, इसको हमने अवाष्पशील ले रखा है, इसलिए इसका वाष्प बनेगा ही नहीं। तो जो वाष्प दाब वो मिलेगा मेरे को किसका मिलेगा, सिर्फ विलायक का मिलेगा ना। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, जो विलयन का वाष्प दाब है वो वास्तव में किसका है, विलायक का वाष्प दाब है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया हो। अब इसी को इसमें मैं ढालता हूँ। ये क्या बोलता है कि इस कंटेनर में जो हमने कोई भी वोलेटाइल कंपोनेंट ले रखा है, इसको दूसरे तरीके से ऐसा परिभाषित कर सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक, मतलब जो वाष्प बनने वाला है, ये वाष्पशील था ना हमारा, विलायक वाष्पशील है, ये देखिए, और विलय क्या है, अवाष्पशील। तो जो वाष्पशील घटक है उसका वाष्प दाब, अर्थात इसमें कोई भी वाष्पशील घटक रहे, चाहे विलय या विलायक, जिसको मैं सेकंड केस में बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। कोई भी वाष्पशील घटक रहेगा उसका प्रेशर, अब चूंकि यहाँ पे कौन सा वाष्पशील हमने घटक ले रखा है, विलायक वाला, क्योंकि विलय अवाष्पशील लिया है इसलिए इसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। अर्थात मैंने सिर्फ क्या लिया है, पी ए लिया है, पी ए, वाष्पशील घटक का वाष्प दाब, ये उस घटक के मोल प्रभाज, चूंकि ए है तो इसी का मोल प्रभाज क्या होगा, एक्स ए के समानुपाती होता है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब इसी ए को हम ये ऐसा पी एस करके भी दिखा सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पी एस समानुपाती एक्स ए। अब ये पी ए क्या है, ये है विलयन में विलायक का वाष्प दाब, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। विलयन में विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब अर्थात वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, किसमें, सॉल्यूशन में। और ये क्या है, एक्स ए, ये जो विलायक है अर्थात किसके अंदर, इस विलयन के अंदर ये जो विलायक है ना, इसी का ये मोल प्रभाज है, विलायक का मोल प्रभाज। इसका अर्थ क्या है समझते हैं, मोल प्रभाज। इसका अर्थ ये है कि विलायक की मात्रा यदि मैं बढ़ा दूंगा अर्थात विलायक के मोलों की संख्या, तो क्या होगा, भाप ज़्यादा बनेगा ना, इसलिए जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। सामान्य संबंध है सीधा सा। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। जो राउल्ट का नियम है इसी को लिखना है आपको, इसको याद रखना है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम ये कहता है कि कोई विलयन है उसमें जो भी वाष्पशील घटक है, चाहे विलायक रहे या विलय, जो भी वाष्पशील घटक रहेगा उसका वाष्प दाब हमेशा जो घटक रहेगा वाष्पशील वाला उसी के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, जिसको मैं इस लाइन पर लिख रखा हूँ, जिसको नीले कलर से। ये वाला बुक का लैंग्वेज है, ये भी वही कहता है, लेकिन ये सटीक है, सब चीज़ पे काम आएगा आपको। ठीक है, तो कोई भी लिख सकते हैं, एकदम सही है ये। अब देखिए इसको मैं समानुपाती अर्थात प्रोपोर्शनल का निशान हटाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, के एक्स ए। इस के को मैं रिप्लेस कर देता हूँ पी ए जीरो से, इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा जो शुद्ध घटक है ये उसका वाष्प दाब पी ए जीरो। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ लिया होगा आपने। के इक्वल टू पी ए जीरो है, हम डायरेक्ट यहाँ भी पी ए जीरो लिख सकते थे। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, दूसरे तरीके से कि कोई भी मतलब एक निश्चित ताप पर किसी भी विलयन में जो विलायक का वाष्प दाब है वह उस विलयन की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी ए जीरो शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है ना,
और उस विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, वीडियो रिवाइंड करके देखिए, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। जो बातें हैं वो एकदम करेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक, अब देखिए इसको मैं यदि कंपेयर कर दूं, हमने हेनरी का नियम पढ़ा हुआ था, ठीक है, उससे थोड़ा देर मैं कंपेयर करता हूँ, फिर इसको आगे मैं बढ़ाता हूँ। इस हेनरी के नियम से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, देखना उसी की तरह दिखता है सेम। अर्थात जो हमारा राउल्ट का नियम है वो और हेनरी दोनों एक ही चीज़ बोलते थे, बस फर्क अलग था, इनके शब्द अलग अलग थे, बाकी दोनों एक ही सेम बोलते थे। पी गैस, ये हेनरी का नियम था, इक्वल टू KH एक्स गैस। ठीक है, अब देखिए दोनों पे कंपेयर करिए, ये हेनरी का नियम है और ये राउल्ट का। ये भी इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको हटा दिया मैं ये, क्योंकि इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं। KH हेनरी कांस्टेंट था और यहाँ पे क्या है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। मतलब कोई हेनरी वाले में अपना उसने कांस्टेंट दे दिया था, यहाँ पे हम कांस्टेंट को किससे, शुद्ध विलायक से रिप्लेस कर रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। बाकी ये गैस का वाष्प दाब मोल प्रभाज था, ये गैस का ही प्रेशर था, ये भी वैसी, ये विलायक का प्रेशर है, ये उस विलायक का मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज है, और ये शुद्ध विलायक का। ठीक, तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। हेनरी से इसको कंपेयर करें तो ऐसा कंपेयर हो जाएगा, PA0 की जगह KH कर सकते हैं। अर्थात जो राउल्ट का नियम है एक प्रकार से मैं क्या बोल सकता हूँ, राउल्ट के नियम का ही एक प्रकार से हेनरी का नियम एप्लीकेशन है, अर्थात उसी का एक छोटा सा पार्ट्स है। ठीक, अब हेनरी के नियम का कंसेप्ट हो गया। अब देखिए इसको मैं यदि ग्राफ का रूप दे दूँ तो ग्राफ इसका हमारा आता है इस तरीके से। इसको मैं तुलना कर रहा हूँ सरल रेखा समीकरण y = mx से, इस तरीके से। y का अर्थ है y अक्ष, x का अर्थ है x अक्ष, m का अर्थ है स्लोप। सरल रेखा समीकरण का ग्राफ हमेशा ऐसे आता है। अब देखिए ये कौन सा है, ये x अक्ष है, x अक्ष पे क्या लेना है मेरे को, xa, y अक्ष पे क्या लेना है मेरे को, pa। ठीक है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से। अब इस डाटा पे देखिए, अब इस इक्वेशन में मैं xa अर्थात है मोल प्रभाज किसका, विलायक का, और मोल प्रभाज जो मान होता है हमेशा 1 होता है। मोल प्रभाज मतलब हम सिर्फ 1 से तुलना करके बनाते हैं, इसका मान 1 से अधिक कभी नहीं होता, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। अब इस समीकरण में यदि xa का मान मैं यदि 1 कर दूं तो 1 करने के बाद जो Pa है वो क्या बन जाएगा, वास्तव में वो Pa बन जाएगा Pa0। ठीक है, अब देखिए ये 0 था, मान लो इतना दूरी आके 1 हो गया मान, तो इस 1 वाले मान पे ये जो Pa है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Pa0। इसको जब हम और ग्राफ बनाएंगे सेकंड कंडीशन पे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा कैसे इसको करना है। इससे ये हमको समझ में आता है इस लीनियर ग्राफ से कि जैसे जैसे मोल प्रभाज बढ़ते जाएगा किसका, विलायक का, वैसी वाष्प दाब भी उसका बढ़ते जाएगा। ये है इसका अर्थ। उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। अर्थात मोल प्रभाज जितना बढ़ाऊंगा उतना ही विलायक का वाष्प दाब बढ़ते जाएगा कंटिन्यू। अब मोल प्रभाज किसका, विलायक का ही, अर्थात विलायक की मात्रा बढ़ रही है इसलिए विलायक का वाष्प दाब बढ़ेगा, क्योंकि विलेय तो हमारा अवाष्पशील है, इसलिए विलेय हमको कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए विलेय का हमने ग्राफ नहीं बनाया है। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब देखिए इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। अब ये तो हमारा हो गया राउल्ट के नियम का ग्राफ, किसके लिए, इस ठोस द्रव वाली स्थिति के लिए, अर्थात अवाष्पशील विलेय वाली स्थिति के लिए। तो ये ग्राफ बनाना है राउल्ट का, जब भी ग्राफ आएगा। आदर्श विलयन वाले के लिए मैं सेकेंड जो ग्राफ बनाऊंगा केस 2 वो वाला ग्राफ बनाना है। ठीक, अब यहाँ से मैं चलता हूँ इस जगह पे Pa = Pa0 xa। ठीक, xa को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं ना, xa + xb = 1। ये कहाँ हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन में। ठीक, तो यहाँ पे मैं xa को क्या लिख सकता हूँ, 1 - xb लिख सकता हूँ। इस समीकरण में चेंजेस कर दो, Pa0 xa की जगह 1 - xb क्या हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करो, Pa0 - Pa0 xb। ठीक है, ये Pa0 रिपीट हो गया, ये देखिए Pa0 1 का गुणा माइनस Pa0 xb अर्थात ये Pa ऐसा हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं, ये वाला पूरा पोर्शन मैं इधर ले आता हूँ और इसको मैं उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा इस तरीके से, और ये वाला प्लस है, प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमको ऐसा दिखने लगेगा ना, Pa0 xb = Pa0 - Pa। इसको मैं इधर भेज दिया और इसको इधर, तो ये माइनस के इधर आके प्लस, और ये प्लस था तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस। xb = क्या हो जाएगा, Pa0 - Pa/Pa0। याद करिए क्या चीज़ है, ये हमने थोड़ा देर पहले लिखा हुआ था स्टार्टिंग में। ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को बताता है। ये क्या है, ये है विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज अर्थात मोल फ्रैक्शन है ये। और ये क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो ये डेरिवेशन पूछता है, राउल्ट का नियम क्या है करके ये भी पूछता है। यहाँ तक आपको बनाना पड़ेगा पूरा ग्राफ के साथ।
एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है राउल्ट का नियम क्या है, सिद्ध करिए करके, तो ये। और इसी को अब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक निश्चित ताप पर विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन उस विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। तो जो लाइन मैं बोल रहा हूँ वैसा ही लाइन वो पेपर में आता है, सिद्ध कीजिए करके, ठीक। अर्थात मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, एक निश्चित ताप पर विलेय कौन सा लिया है हमने, अवाष्पशील। मैं बोल सकता हूँ अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, अवनमन मतलब होता है कमी, जिसको RLVP इंग्लिश में बोल सकते अवनमन, विलेय के मोल प्रभाज, विलेय मतलब सॉल्यूट और XB इससे दिखा के बराबर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक का डेरिवेशन या कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ये एक डेरिवेशन है, इसका क्वेश्चन अलग आता है, ऐसा ही हो जो स्टेटमेंट लिखा हूँ वैसा ही लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए कि एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय के अपेक्षिक अवनमन, लिखा रहेगा अपेक्षिक अवनमन, तो उससे आपको समझ में आएगा। और विलेय का मोल प्रभाज ये समझने वाला लाइन है, तो यही चीज़ पूछेगा, ये समझ लीजिए। राउल्ट का नियम पूछता है तो ये पूछता है, और डेरिवेशन पूछता है तो ये पूछता है, ठीक। ग्राफ ये राउल्ट का अपना लीनियर ग्राफ आता है, और यही जो ग्राफ है ये आदर्श विलयन का ग्राफ है वास्तव में, मतलब ये तो एक सिंगल के लिए है, अर्थात विलेय हमारा अवाष्पशील था तब के लिए। अब मैं सेकंड कंडीशन लूँगा, उसमें विलेय वाष्पशील रखूँगा। इनको नोट करिए। फिर इसके आगे हम एक और डेरिवेशन देखते हैं कि जो XB है अर्थात विलेय का मोल प्रभाज है, इससे हम विलेय का मोलर मास अर्थात विलेय का अणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो प्रश्न भी पूछता है बोर्ड परीक्षाओं में कि राउल्ट के नियम की सहायता से जो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन रहता है, इसकी सहायता से मोलर मास की गणना करिए। इस तरीके से उसका क्वेश्चन आता है। इनको नोट करिए पहले पूरा, फिर इस साइड पर मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ इसके आगे का पोर्सन। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब देखिए इसके आगे मैं कर रहा हूँ, इसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है जो कि इससे कनेक्ट होता है। मैं सारी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा हूँ, इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, और कंटिन्यू मैं इनको सबको जोड़ दिया हूँ, अर्थात कौन किससे कनेक्ट होता है। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक लेक्चर में ये खत्म हो जाए, और नहीं होगा तो इसका फिर पार्ट 2 में दूसरा भी बना दूंगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से अवाष्पशील विलेय के अणु द्रव्यमान, अर्थात ये जो मोल प्रभाज है ना विलेय का, मोल फ्रैक्शन जिसको बोल रहे हैं सॉल्यूट का, उससे हम निकाल रहे हैं अणु द्रव्यमान या मोलर मास, ठीक। अब ये इक्वेशन हम लिखते हैं PA0 माइनस PA अपान PA0। ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये विलयन में विलायक का वाष्प दाब, इक्वल टू क्या है XB। XB को हम क्या लिख सकते हैं, XB क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। तो मोल XB क्या है, XB यहाँ है मोल प्रभाज किसका, विलेय का, अर्थात विलेय का मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज किसको बोलते हैं, एक घटक का मोल अर्थात एक कंपोनेंट के मोल की संख्या अपन टोटल कंपोनेंट। अब हम यहाँ कंपोनेंट सिर्फ 2 ही मानेंगे, ठीक है। तो ये एक घटक का मोल अपन टोटल घटक Na प्लस NB, ठीक। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये आपको कहाँ समझ में आएगा, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन का एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, वहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे NB अपान Na इसको ले रहा हूँ, ये वाला जो पोर्सन है पूरा इसको निगलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि NB इक्वल टू WB/MB, ये विलेय की मात्रा, विलेय का अणु द्रव्यमान। विलेय कम है अर्थात हम बोल सकते हैं विलेय, इसको निगलेक्ट अपेक्षित या हटा क्यों रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमने विलेय क्या लिया है, अवाष्पशील विलेय लिया है, अर्थात उसमें विलेय की संख्या बहुत थोड़ी सी है, नाम मात्र की, हम ऐसा मान रहे हैं आदर्श स्थिति में, इसलिए इसको हटा रहे हैं। तो ये इसको हटाने का कारण ये है कि हम मान रहे हैं कि जो विलयन है उसमें विलेय बहुत कम है, अर्थात क्या है, विलयन हमारा तनु है, अर्थात तनु विलयन है, तनु विलयन अर्थात विलेय की मात्रा बहुत कम। और कितना कम, जो NB का मान है वो Na की अपेक्षा इस टाइप से बहुत ज़्यादा कम है, ठीक। इस वजह से उसको हम हटा रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया NB अपान Na। इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो NB क्या हो जाएगा, विलेय की मात्रा अपान विलेय का अणु द्रव्यमान। Na क्या हो जाएगा, विलायक है इसलिए विलायक की मात्रा अपान विलायक का अणु द्रव्यमान या फिर मोलर मास, ठीक। इनका नाम लिख लेंगे आप, क्लियर। अब इस तरीके से हमारे पास ये जो डेरिवेशन है PA0 माइनस PA अपान PA0 इक्वल टू ये आ गया, ठीक। अब PA0 माइनस PA अपान PA0 इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, WB/MB इंटू, ये MA है ना, ये गड़बड़ हो गया है, MA अपान WA, ये ऊपर चला जाएगा पलट के, ठीक। ये अनुपात है इसलिए इनको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं,
तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको ऐसा गुणा कर रहा हूँ तो एम बी का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, एम बी अर्थात ये चीज़ मेरे को निकालना है। ये लिखा हूँ देखिए कैसा करना है, इसको ऊपर भेजिए पूरा, ये साथ पी ए जीरो इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपान, देखिए इसको नीचे लाइए, पी ए जीरो माइनस पी ए ब्रैकेट बंद और ये डब्ल्यू ए। तो ये हमारा डेरिवेशन, जिससे हम क्या निकाल पाएंगे, अणु द्रव्यमान विलेय का। तो उम्मीद है राउल्ट का नियम या राउल्ट का कांसेप्ट आपने समझ लिया हो। अब यहाँ पे देखिए इनका अर्थ क्या है, पी ए जीरो क्या है, प्योर सॉल्वेंट या शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ, डब्ल्यू बी विलेय की मात्रा है, ए में क्या है, एम ए ये विलायक की मात्रा है, पी ए जीरो माइनस पी ए ये वाष्प दाब में अवनमन है। ठीक है, हमने शुरू में पढ़ा था, कमी को दिखाता था ना। पी ए यहाँ पे क्या है वास्तव में, पी ए है विलियन में विलायक का वाष्प दाब, अर्थात विलियन है उसमें जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है, और डब्ल्यू ए है विलायक की मात्रा। ठीक, और ये एम ए क्या है, ये विलायक का अणु द्रव्यमान है, जिसको मैं थोड़ा देर पहले गलत बोल दिया था, ये विलायक का अणु द्रव्यमान, एम अर्थात मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऐसा बोल सकते हैं। तो उम्मीद है कांसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, एक दूसरे से इंटरलिंक। तो ये अलग एक क्वेश्चन का आंसर बनता है जो इस तरीके से आता है सिद्ध करने वाला, एक अलग क्वेश्चन का आंसर बनता है जो उस तरीके से आता है या फिर सिद्ध करिए बोलता है राउल्ट के नियम को। तो यही चीज़ सिद्ध करना रहता है। ठीक है, राउल्ट के नियम से संबंधित सीधा क्वेश्चन आते हैं सिद्ध करने वाले, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम इसकी सहायता से बनाते हैं, यही सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उम्मीद करता हूँ पूरा कांसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा राउल्ट के नियम का। ये केस फर्स्ट था और केस फर्स्ट ही पूरा इंपॉर्टेंट है, केस सेकंड सिर्फ हम इसलिए समझेंगे क्योंकि वो आदर्श विलयन से कोरिलेट करता है। जो केस सेकंड है उसको सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इसका, और उसी में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको कांसेप्ट समझ में आता हो और वीडियो अच्छा लगता हो तो दूसरे स्कूल के बच्चों को जरूर शेयर कर दिया करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।